जब आप रामलीला देखने जा रहे हैं तो वल्गैरिटी में जो नाच गाना दिखाते हैं ऑडियंस को बिठाए रखने के लिए, वो गलत है। हम किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम भगवान के ऊपर कुछ भी गलत नहीं दिखा रहे हैं। हम मंडली रामलीला के जो एक्टर्स हैं उनके बारे में दिखा रहे हैं, और रामलीला कैसे परफॉर्म होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, हम उसके बारे में बता रहे हैं। हम ना श्री रामायण के साथ खेल रहे हैं, ना भारत महाभारत के साथ खेल रहे हैं, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली किसी के सेंटिमेंट्स तो हर्ट नहीं होंगे। इनफैक्ट इस सोशल मैसेज से लोग अवेयर जरूर होंगे कि हाँ, अगर हमें लगता है कि ये गलत है तो हम ये रामलीला नहीं देखेंगे। आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद है, बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए। मैंने हाल ही में एक मुद्दा उठाया था कि जिस प्रकार से समाज के अंदर जो भी मंडली करते हैं, जितने भी रोल किरदार करते हैं भगवानों के, वो किस प्रकार से बैक बिहाइंड द स्टेजेस किस प्रकार से वेशभूषा में रहकर क्या कार्य करते हैं, और फिर जब रोल करना होता है उनको तो वो क्या करते हैं। हमने कई वीडियोस देखी है, खासकर अगर रामलीला में देखा जाए तो सूर्पनखा का रोल करने वालों को तो ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि सूर्पनखा हो गया, रावण हो गया, कि ये तो है ही ऐसे लोग दानव है, कि उनको इस तरीके से दिखाना, पियक्कड़ दिखाना, अश्लील गाने चलाना, ये सब चीजों पे हमने बहुत देखा है और आपने आसपास अपने देखा ही होगा। मेरे साथ जो मौजूद है वो आंचल जी है, जो एक मूवी है मंडली, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार कर रही है। मुझे आंचल जी पहले तो बताइए कि मंडली क्या है और मंडली लोगों के लिए क्यों जरूरी है देखना। मंडली उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो कि रामलीला में परफॉर्म करते हैं जी। और रामलीला एक ऐसा डीपली रूटेड कल्चर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो बहुत फेमस है, रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्रीज में अभी तक उतना फेमस हुआ नहीं है। तो आई फील कि हमारी फिल्म के थ्रू लोगों को रामलीला के बारे में पता चलेगा। मंडली में जो एक्टर्स होते हैं उनकी निजी जिंदगी में कितनी तकलीफें होती हैं उसके बारे में पता चलेगा। ये वैसे तो मंडली दिया है हमने नाम फिल्म को, ये लेकिन सिर्फ मंडली के ऊपर नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक सोशल कॉज के बारे में बताया गया है, जैसे कि जब आप रामलीला देखने जा रहे हैं तो वल्गैरिटी में जो नाच गाना दिखाते हैं ऑडियंस को बिठाए रखने के लिए, वो गलत है। और वो हम ये सोशल मैसेज हमारी फिल्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप, जैसे भी हाल ही में मेरे को पता चला, मैं एक इंटरव्यू देने गई कि उस लड़की ने कभी रामलीला नहीं देखी क्योंकि उसके पापा लेकर गए तो गए थे दिखाने के लिए, पर जैसे ही वो नाच गाना स्टार्ट हुआ वो उसको लेकर चले गए। तो स्टार्ट से पहले ही वो डांस स्टार्ट कर दिया उन्होंने ताकि ऑडियंस का मन बना रहे, विच इज रॉन्ग। आप जब रामलीला देखने जा रहे हो तो आप रामलीला ही देखने जाओ। लेकिन मंच पर भी जो किरदार कर रहे हैं, जो रामलीला का संचालन कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी तो चीज है ना कि वो रामलीला की जगह रामलीला कम और ऐसी चीजें ज्यादा दिखा रहे हैं जिससे समाज क्राउड जो है वो बैठा रहे। बिल्कुल, वो उन्हीं के लिए तो है कि ये दिखाना गलत है। जो अगर आपको रासलीला दिखानी है तो उसके लिए आप अलग सेटअप रखो। अगर आप एज ऑर्गेनाइजर्स या जो भी, क्योंकि एक्टर्स के तो खैर आई थिंक हाथ में नहीं होता, ये ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, अगर वो रामलीला रख रहे हैं तो उनको रामलीला पे ही रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। मूवी के ट्रेलर देखा मैंने, काफी प्रॉमिसिंग लगा, और उसमें मुझे एक चीज जो समझ आई वो ये है कि जो लक्ष्मण का किरदार कर रहा है वो इस चीज के बड़े विरुद्ध है, कि उसको ऐसा लग रहा है कि जो मंडली जो किरदार कर रहे हैं लोग, वो खुद इतने गलत हरकतें कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और फिर वो राम का रोल कर रहे हैं, बाकी इतने महत्वपूर्ण किरदार अपना रहे हैं जिसको भगवान के रूप में पूजती है जनता। तो इससे से मुझे आपसे ये जानना है कि जब आपके पास, आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपके मन में क्या आया इसको करने से पहले? क्यों? क्योंकि ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आजकल जनता जब इस तरीके की मूवीज बनती है तो पहले तो बड़ा कम होता था ऐसी मूवीज बनना, बट आजकल जब बन रही है तो आज जनता में एक भय और है कि काफी बड़ी प्रॉमिसिंग मूवीज जो ऐसे बड़े ट्रेलर्स लेकर आई, बट उन्होंने एक्चुअल में वैसा नहीं दिखाया जैसे उन्होंने ट्रेलर में दिखाया। कई गलत स्टोरीज को बिल्ड किया गया अलग तरीके से, ट्रेलर में बहुत प्रॉमिसिंग लगी बट आखिरी में जाके जब रिलीज हुई तो उसने जनता की भावनाओं को आहत किया। तो इसमें मंडली जो है वो कैसे जनता जो है वो इस पे यकीन करे इसके ट्रेलर को देखने के बाद? देखो, बाकी फिल्मों के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि वो उनका है। हमारे इसमें ये है कि हम फिक्शनल नहीं, हम फैक्चुअल चीजों को दिखा रहे हैं, और हम किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम भगवान के ऊपर कुछ भी गलत नहीं दिखा रहे हैं। हम मंडली रामलीला के जो एक्टर्स हैं उनके बारे में दिखा रहे हैं, और रामलीला कैसे परफॉर्म होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, हम उसके बारे में बता रहे हैं। हम ना श्री रामायण के साथ खेल रहे हैं, ना भारत महाभारत के साथ खेल रहे हैं, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली किसी के सेंटिमेंट्स तो हर्ट नहीं होंगे। इनफैक्ट इस सोशल मैसेज से लोग अवेयर जरूर होंगे कि हाँ, अगर हमें लगता है कि ये गलत है तो हम ये रामलीला नहीं देखेंगे, फिर हम उसी रामलीला में जाएंगे जहां पे सब कुछ
स्पष्ट और अच्छे तरीके से दिखाया जाए तो उससे ये चेंज तो डेफिनेटली आएगा। तो मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार की आपने मंडली का ट्रेलर भी देखा मैंने, कि इसके अंदर जो है वो समाज के अंदर एक अच्छा बदलाव लाने की पहल है। क्योंकि बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि इस समाज को खराब करने में बॉलीवुड का सबसे बड़ा योगदान रहा है और ठीक करने में भी बॉलीवुड का ही योगदान रहेगा। बिल्कुल क्योंकि जिस तरीके से रामलीला, जिससे आपने बोला, ऐसे काफी लोग हैं जो रामलीला देखना चाहते हैं पर जी नहीं जाते हैं, क्योंकि रामलीला में रामलीला नहीं होती है। नहीं होती है। किरदारों को अलग तरीके से दिखाया जाता है। बिल्कुल। सूर्पनखा के किरदार पे ऐसा गलत तरीके से नाच गाना दिखाया जाता है, जी राक्षसों को दिखाया जाता है बहुत चिपकना विपकना। इवन जी सिर्फ रामलीलाओं में नहीं, अगर कीर्तनों में भी आप देखोगे तो जो भगवान का किरदार करते हैं वो अलग हरकतें, महिलाओं के साथ जाकर वेशभूषा उन्होंने जो है वो भगवान की कर रखी है, करेक्ट किया। लेकिन अलग तरीके से उनकी नजरें रहती है, ये सब चीजें जी रहती है। तो इससे मुझे आपसे जो एक सवाल है वो ये है कि आप निजी जीवन में आप कितना सनातन से जुड़े हुए हैं? बहुत ज्यादा, कितना? बहुत ज्यादा। मैं अच्छा। सनातन धर्म मेरे लिए ऑफ कोर्स सबसे ऊपर है। हम्म मैं खुद खैर पाठ पूजा में तो विश्वास रखती हूँ, हम्म लेकिन मेरे लिए कर्म ही धर्म है। हम्म अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा ना सोचो ना करो। कोई अगर मुझे बोलता है कि मैं इस धर्म में नहीं मानता या मानता, मैं उससे लड़ाई झगड़ा नहीं हम्म करती हूँ। मुझे पता है कि मेरा धर्म क्या है हम्म और मैं भगवान में बहुत मानती हूँ। बल्कि हम्म जब गाना आया जो हमारा दिल में बसे जो तेरे राम, मैं खुद बहुत बार सुन चुकी हूँ, क्योंकि मैं श्री मैंने राम भी सुना, भगवान वो की बहुत बहुत प्यारा गाना है। वो है ऐसा ना, गाना है जिसको हम लूप पे सुन सकते लूप पे हैं। सुन सकते हाँ हैं। सुखविंदर हाँ सर ने बहुत प्यारा गाया एज हम्म ऑलवेज। तो मैं खुद श्री राम भगवान में मानती हूँ, श्री कृष्ण में मानती हूँ, महादेव में मानती हूँ। हम्म मैं इतनी भक्ति करती हूँ और उनसे जुड़ी रहती हूँ और अच्छे कर्म करती हूँ, वही मेरा धर्म है। तो युवा जो है वो आजकल हम देखते हैं कि काफी धर्म से बहुत जुड़ रहा है, क्योंकि जी पहले उतना ज्ञान भी शायद नहीं था, बट आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से जो धार्मिक व्यक्ति है, जो स्पिरिचुअल साइड उसकी बाहर आ रही है। जी तो ये मूवी युवाओं के लिए कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखो, जिन लोगों ने रामलीला छोटे शहरों में देखी हुई है, नॉर्थ साइड देखी हुई हम्म है, तो उनको तो देखकर बहुत अच्छा लगेगा। हम्म पर उनको एक्टर्स की लाइफ के बारे में पता चलेगा। पर जिन लोगों ने, जैसे मैंने कभी रामलीला नहीं देखी थी, अच्छा। मुंबई में परवरिश हुई है तो हम्म यहाँ पे ज्यादा होती नहीं है, हम्म एक जगह पे होती है, वो मेरे घर से इतनी दूर है कि मुझे पता भी नहीं था। अच्छा। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखी है, उनको उसके बारे में पता चलेगा, हमारे कल्चर को बढ़ाएगा। नवरात्रि के टाइम जैसे हम अलग अलग कलर्स पहन के नाच करते हैं, डांडिया खेलते हैं, गरबा खेलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के बाद लोग रामलीला का भी वेट करेंगे कि कहाँ होती है, वो जाकर देखेंगे। क्योंकि हम्म हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना हम्म चाहिए। और युवा को और एक चीज से मजा आएगा, क्योंकि हमारी फिल्म पावर पैक्ड है विद एवरीथिंग, चाहे वो ड्रामा हो, कॉमेडी हो, थ्रिलर हो, एक्शन हो, जैसे आपने थोड़ा सा बिल्कुल। ट्रेलर में देखा यस होगा, बिल्कुल। एंड लव भी है। हम्म लेकिन आई कैन प्राउडली से कि हमारा जो रोमांस भी दिखाया गया, इतनी क्लीनली दिखाया गया है। वो बहुत जरूरी है, यस क्योंकि जिस प्रकार के किरदार करते हैं, क्योंकि हमने रामानंद सागर की रामायण देखी है, जी उसके किरदार जो राम जी बने थे, अरुण गोविल जी, उन्होंने एक बार कहा था कि वो उनको भगवान के रूप में लोगों ने पूजना शुरू कर दिया था। तो बिल्कुल उनका जो दिनचर्या है, वो कैसे जीवन जी रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता था समाज में। क्योंकि जिस 100%। प्रकार के आप किरदार कर रहे हो, ये कुछ समय के बाद जब आप देखो मूवी का जो आजकल समाज में, पहले ये होता था कि एक बड़े लेवल पे कोई मूवी आएगी, कोई बड़ा एक्टर होगा, कोई एक्ट्रेस होगा, तो वही मूवी चलेगी। पर आजकल ये सब जो था, ये सब कुछ बंद हो चुका है। आजकल जिसके कंटेंट में, जिसकी स्क्रिप्ट में दम होता है, वो मूवी चलती है। छोटे छोटी बजट की मूवी भी जो है बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग काम करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडली के ट्रेलर को देखने के बाद ये उनमें उसी कैटेगरी के अंदर एक और मूवी शामिल होगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो मूवी है वो दो टाइप, जैसे आप नॉर्दर्न की बात करें और बाकी एरिया की बात करें इंडिया की, इसमें दोनों अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डाल सकती है। इम्पैक्ट इसलिए डाल सकती है क्योंकि जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर रामलीला से लोग फेमिलियर है। करेक्ट। तो वहां पर जो है, ये जो आपका मुद्दा आपने उठाया है, इश्यू जो उठाया है कि जिस प्रकार से मंडली गलत व्यवहार करती है, गलत तरीके का प्रचार करती है रामलीला का, तो जो ये लोग हैं नॉर्दर्न इंडिया के, ये उससे रिलेट कर पाएंगे। और जो दूसरी जगह की जनता है, वो रामलीला क्या होती है उससे उसके बारे में पता चलेगा। तो मुझे ये जानना है कि क्या इस मूवी के अंदर ये बैलेंस आउट किया हुआ है कि वो दोनों जगह की लोगों को रिलेट कर सके? 100%। क्योंकि आपकी बाकी जगहों की जनता को तो रामलीला का इतना पता ही नहीं है, लेकिन दिल्ली के लोगों को रामलीला, और एक है कि रामलीला बहुत पता है, लेकिन उनको प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा पता है, क्योंकि वहां पे ये बहुत ज्यादा समस्या है। तो ये मूवी कैसे बैलेंस आउट करती है कि ये मतलब पूरे इंडिया में, पैन इंडिया जो है, ये सब लोग देख सके? ये पैन इंडिया नहीं, ये एक ग्लोबल फिल्म है। बिकॉज मैंने जैसे बोला कि हम रामलीला के बारे में तो दिखा रहे हैं, तो जिन लोगों ने देखा है उनके लिए ना एक नॉस्टैल्जिया होगा कि यार आज तक तो मंच पे देखते थे, अब हम बड़े पर्दे पे देख रहे हैं। बट वो सिर्फ रामलीला नहीं है,
उनको उसके आसपास की चीजें, क्या संघर्ष होता है उस चीज को करने में, उसके बारे में पता चलेगा। तो नॉर्थ इंडिया के लोग तो डेफिनेटली कनेक्ट कर पाएंगे कि अरे हम देखते हैं ना वो राम जी ऐसे करते हैं, लक्ष्मण जी ऐसे करते हैं, देखो ऐसे से होता है, अरे उनकी रियल लाइफ में ऐसा भी होता है, ये भी हो सकता है। तो नॉर्थ इंडिया के लोग वैसे बात करेंगे, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए होगा कि ओके व्हाट इज दिस, ये एक कल्चर है, ये एक फेस्टिवल है, तो ये क्या है, लोग उसके बारे में गूगल करेंगे हमारी फिल्म देखने के बाद, बल्कि वो प्रोत्साहित होंगे कि वो जाकर रियल लाइफ में रामलीला देखें, क्योंकि वो इतनी लार्जर स्केल पे दिखाया गया है और इतनी सुंदरता है कि वो, आई फील डेफिनेटली आफ्टर दिस फिल्म हर जगह पे रामलीला फेमस भी हो जाएगी और वो जाकर देखेंगे भी जरूर। आपको रामलीला का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे श्री राम भगवान, मैं उनके प्यार में इतनी पागल हूँ कि मुझे जब वो आते हैं, जो नारे लगते हैं ना, जय श्री राम, वो बहुत, ऑफ कोर्स हनुमान जी की भी मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन जो श्री राम का जो है ना, इंटरलिंक्ड है, वो कहते हैं मुझे पूजो, वो कहते हैं मुझे पूजो, बिल्कुल पूजो। हाँ। बिल्कुल। तो मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा, सिर्फ इस देश के युवाओं के लिए, क्योंकि इस देश के युवाओं का जो दिल है वो कई बार बॉलीवुड दुखा चुका है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो युवा है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ज्यादा मतलब एक भाव से जाता है कि इतनी बड़ी मूवी आ रही है इस चीज को लेकर, इसमें हमें वो चीज मिलेगी जो हम देखना चाह रहे हैं, पर जब एंड में जाकर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ कि इस देश के अंदर अगर इस मुद्दे को जो आपने उठाया है वो बहुत जरूरी है, लेकिन इसको सही तरीके से उठाना ये और भी ज्यादा जरूरी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। करेक्ट। युवा आपकी मूवी पर, आपकी बातों पर यकीन करें, ये आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है। तो इसके लिए मैं अंत में पूछना चाहूंगा कि युवाओं को आप क्या आश्वासन देते हो कि उनका दिल नहीं दुखेगा, जिस प्रकार से ट्रेलर और बाकी चीजों में दिखाया गया है, ये मूवी उससे कई गुना ज्यादा प्रॉमिसिंग होगी, ना कि डिसअपॉइंटिंग होगी? मैं एक ही जवाब दूंगी इसका, एज आंचल मुंजाल, जो कि एक एक्टर रह चुकी है 17 सालों से, मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया है जिसको देखकर लोगों ने बोला शी यार ये नहीं करना चाहिए था, आज तक। और मैं प्रे करती हूँ भगवान से कि मुझे हमेशा उतनी सद्बुद्धि रहे कि हमेशा आगे अच्छा काम ही करूं। ये फिल्म जब मैंने पेपर पे देखी थी, पढ़ी थी, तो मुझे था यार कॉन्सेप्ट अच्छा है, करना चाहिए। मैंने जब फिल्म शूट की तो मैं खुश थी कि चलो जैसे सोचा था वैसे की है, पर जब फिल्म बनने के बाद मैंने देखी, मुझे खुद पे तो गर्व हुआ ही, मुझे पूरी टीम पे गर्व महसूस हुआ कि इतनी अच्छी फिल्म दिखाई है, बनाई है, जिसको देखकर लोगों का मन अलग उसमें चला जाएगा, दे विल बी ऑन क्लाउड 9। जो ट्रेलर है उससे तो मतलब 100 गुना ज्यादा अच्छी है, ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। जब आप सिनेमा घर से अपने घर जाओगे, आपके चेहरे पे मुस्कान जरूर होएगी, आपके दिल में बहुत सारे इमोशंस होंगे, आपके मन में प्यार भी होगा, थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा कि ये गंदगी क्यों फैल रही है, और आपको अंदर होएगा कि नहीं हमें इस गंदगी को मिटाना है। आप सिंपैथाइज भी करोगे एक्टर्स के साथ, और आप बीच बीच में हंसोगे तो आप लाइट हार्टेड भी रहोगे। इन शॉर्ट डेफिनेटली देखनी चाहिए, यू विल नॉट रिग्रेट इट, ये आंचल का दावा है। हमारे साथ मंडली मूवी के डायरेक्टर मौजूद है, राकेश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत, और बहुत बहुत शुभकामनाएं है पहले ही मूवी की आपको, जो कि 27 तारीख को रिलीज होने जा रही है। धन्यवाद। हम सभी ये मानते हैं कि एक मूवी को बनाने के लिए जो डायरेक्शन का रोल होता है, जो एक डायरेक्शन आप दे रहे हो, उसका जो रोल है वो उसका उससे बड़ा रोल शायद किसी का नहीं होता, क्योंकि किरदार करने वाले जो है वो किरदार करते हैं, लेकिन कैसे कराना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो सब कुछ एक डायरेक्टर के हाथ में होता है। एज अ डायरेक्टर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर के पास होती है कि मूवी वो किस तरफ जाएगी, कैसी बनेगी, और डायरेक्टर के पर्सनल अपने विचार कैसे है उस चीज को लेकर, तभी वो मूवी अच्छी बन पाती है। मुझे आपसे ये जानना है कि एज अ डायरेक्टर आपने जब मूवी बनाई तो आपके निजी विचार उस मूवी को लेकर क्या थे, और आपने ये मूवी का बनाते समय अपने को स्टार जो आपके स्टार्स थे उनके अंदर क्या भावना को पैदा करने का प्रयास किया? देखिए, ये मंडली की जो कहानी है जो मुझे सूझी थी, इसके 2-3 सीड्स हैं, इनका जो बीज पड़ा। एक तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है रामलीला, जो कि मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और कई बार पढ़ी थी, और उस पर एक ऑडियो छोटा सा अगर कहें मूवी वो भी बनाई थी मैंने। तो पहला बीज तो उससे पड़ा था, और उससे भी पहले जो मैं बचपन में जब रामलीला दशहरे में देखने जाया करता था, तो जो स्टेज बड़ा सा और वहाँ पर बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम पहन करके अलग अलग किरदार करते हुए स्टेज पे लोग होते थे, तो मुझे जो लेके जाते थे वो अपने कंधे पे बिठा करके रामलीला मुझे दिखाते थे। तो मुझे एक ऐसी इमेज थी जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, जो मेरे बचपन में मेरे दिमाग में बैठ गई थी, और मुझे लगता है कि उस इमेज ने मुझे पहली बार परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट किया।
मतलब कि यूँ कहूँ कि अभिनय की तरफ मुझे अट्रैक्ट किया, कि जो मंच पे लोग कर रहे हैं वो कितने फ़ैसिनेट कर रहे थे मुझे और कितना उनको देख के मुझे मज़ा आ रहा था, उसने मुझे अट्रैक्ट किया। तो मेरे ख़्याल से रामलीला वो पहली मेरे अंदर कीड़ा डालने की पहली जड़ थी, जिसकी वजह से मैं इस फ़ील्ड में आया। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका हमेशा मेरी मेमोरी में या उसका कुछ ना कुछ अंश मेरे कामों में दिखाई देना लाज़मी है। दूसरी चीज़ कि जब मैं ये रामलीला कहानी पढ़ रहा था, तो उसमें एक बड़ा कहानी में कॉन्फ्लिक्ट था, जिसमें कि किस तरीके से एक गाँव के छोटे से गाँव के चौधरी साहब हैं, जो कि वो दर्शकों को आकर्षित करने के लिए चूँकि ज़्यादा लोग आएँ और पैसे ज़्यादा इकट्ठे हों, तो वो एक किसी बाई जी को बुला करके रामलीला रुकवा करके उसमें डांस करवाते हैं। तो ये न जाने कब की 40-60s, मतलब कि बहुत पहले की लिखी हुई कहानी है। और रिसेंटली मैंने करीब 1-2 साल पहले शायद सौरभ शुक्ला जी ने या पता नहीं किसने एक वीडियो पोस्ट किया था, और ऐसे इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जिसमें चलती रामलीला के बीच में उसमें रोक करके अश्लील नाच, गलत तरीके के अभद्र इशारे, या यूँ कहें कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट उसमें शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत हर्ट किया। जबकि रामलीला अपने आप में एक ऐसी खूबसूरत कला है कि अगर आप उसको देखें तो आप रात भर 3-4 दिन तक, 6-7 दिन तक, 10 दिन तक उसको देखते रह सकते हैं। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, प्रेमचंद जी की कहानी रामलीला ने, मेरी बचपन की यादों ने, कि मैं इस चीज़ को ज़रूर अंडरलाइन करूँ कि भाई कि आपको जो एक बहुत बड़ी खूबसूरत विरासत मिली हुई है, एक इतनी सुंदर सांस्कृतिक विरासत मिली हुई है, उसको क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो हमको जीने का तरीका सिखा रही है, एक कुछ नैतिक मूल्य जो हमारे होते हैं, जो जीवन के मूल्य होते हैं, वो सिखा रही है, उसको क्यों खराब कर रहे हो? रामलीला के अंदर हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो रामलीला के कुछ किरदार हैं, फॉर एग्जांपल रावण का किरदार है, वो इस तरीके से पोर्ट्रे कर दिया गया है कि रावण बहुत ही अश्लील था। जो आप देखोगे सूर्पनखा के नाच होते हैं, रावण को ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब-सी तरीके से पोर्ट्रे कर दिया जाता है रामलीला के माध्यम से। अब तो ऐसा सेट हो चुका है कि अगर रामलीला में सूर्पनखा आ रहा है तो स्पेसिफिकली लोग ना और मतलब सीता स्वयंवर के लिए इतने उत्साहित नहीं होंगे जितना सूर्पनखा के नाच के लिए उत्साहित होते हैं। हाँ, मुझे कि तो नाच होगा, अच्छा गाना होगा, बॉलीवुड गाने बजा देते हैं करेक्ट, फिल्मी से, और रावण को इस तरीके से दिखा दिया जा रहा है, उसकी जो सेना है वो इतने छिछोरे ऐसी छेड़खानी वाली हरकतें करके दिखाया जाता है और लोगों को मनोरंजन होता है। करेक्ट। और मुझे तो किसी ने, एक बहुत ही जाने-माने पत्रकार हैं, उनसे मेरी जब बातचीत हो रही तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी रामलीला में, चलती रामलीला में अचानक से बीच में रावण का दरबार लगा तो उसमें गाना बजा दिया गया, सलामे इश्क तू मेरी जान, ज़रा कबूल कर ले। इस तरीके के गाने चल रहे हैं और उसपे रावण के दरबार में रावण जी मुजरा देख रहे हैं। मतलब कि रावण की भी एक बहुत बड़ी इमेज रही है। उसको प्रकांड विद्वान माना गया, एक बहुत बड़ा ये मतलब कि उपासक माना गया, कि जो उनके किरदार को भी जो जिस तरीके किया गया, लेकिन अब जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये चीज़ करेंगे तभी दर्शक आकर्षित होंगे, ये ठीक उस तरीके की चीज़ हो गई है कि कोई फ़िल्म हिट होती है तो उसके बारे में ये लोग बना लेते हैं अपनी राय कि यही चीज़ लोग दर्शक देखना चाहते हैं, पिट जाती है तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं। मतलब क्लियर विजन नहीं हाँ, है। क्लियर विजन नहीं है। और उसी कन्फ्यूजन में सिर्फ एक अच्छी खासी चीज़ को, एक अच्छी खासी विधा को बर्बाद करने की कोशिश कई जगहों पे चल रही है। ऐसा नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं। बहुत जगह इसकी मर्यादा का पालन भी किया जाता है। लेकिन मैं कहूँगा कि 30-40% जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस पहुँचती है देखने के लिए, उन जगहों पे इस तरीके की हरकतें, आप एक सर्च मारिए आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी, गूगल पे, कि ऑब्सीन डांस इन रामलीला, ऑन रामलीला स्टेज, आपको सैकड़ों वीडियो खुल जाएँगे। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार बॉलीवुड को भी मानता हूँ। वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने भी कई बार, हमने मूवीज़ देखी है, बॉलीवुड के अंदर भी इस किरदारों को, भगवानों के किरदारों को बहुत अलग तरीके से दिखाया जाता है। मतलब वेशभूषा भगवानों की, लेकिन हरकतें जो होती है वो एक आम इंसान की नहीं होती है। इसकी वजह से, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट है, जो बॉलीवुड है, वो एक माध्यम रहा है लोगों के लिए जानकारी का, एंटरटेनमेंट का। अगर आप ये दिखा रहे हो कि एंटरटेनमेंट के माध्यम से आप ये सब चीज़ें दिखा रहे हो, तो जनता के बीच में बहुत बुरा असर पड़ता है। तभी आप देखिए कि एक तबका है जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे उछल-कूद करता है, जो रामायण को माइथोलॉजी चिल्लाता है, जो उसका मज़ाक उड़ाता है। और ऐसा तबका जो है वो आपकी इस मूवी का भी बिल्कुल मज़ाक उड़ाएगा। क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? देखिए, मज़ाक उड़ाने का तो मौका मेरे ख़्याल से किसी तबके को नहीं मिलेगा मेरी फ़िल्म में, क्योंकि जिस ऑथेंटिसिटी या जिस ऑनेस्टी और जिस रूट को दिखाने की ज़रूरत थी, उसको मैंने फ़ॉलो किया है। उन कलाकारों की
अब ये एक अलग बात है कि कोई मजाक उड़ाने पे ही अड़ जाए तो बात अलग है, उसको मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब पे जिस तरीके से लाइक और डिसलाइक दोनों बटन होते बिल्कुल। हैं, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। हुँ, तो वो तो मौका नहीं मिलेगा, और मैं हर उस चीज़ का या हर उस चीज़ या उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ कि यही क्यों? हुँ, या ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये कितना सच है या कितना ऑथेंटिक है, कितना इसके पीछे सच्चाई है। इसके पीछे मेरी साल, डेढ़ साल की रिसर्च है हमारी टीम की, जिन्होंने किया है, और उस रिसर्च में कई मंडलियों से, हुँ, कई कलाकारों से बातचीत हुई है। हुँ, उन्होंने ये अपने-अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि वो क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुँ, फेस करते हैं हुँ, रामलीला के मंच पर। हुँ, और उन कलाकारों की के जीवन को कि मंच पर और मंच से परे हुँ, किस तरीके की प्रॉब्लम्स, किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको मैंने पिरोने की कोशिश की, और इस बात का ख्याल रखा है कि जिस वक़्त वो रामलीला देखी जा रही हो इस पर पर्दे पर, हुँ, वो उतनी ही सच्ची लगे जितनी कि हम सामने देखते हैं अपनी रियल लाइफ में। हुँ, लेकिन सिनेमा के जो कंपोनेंट्स हैं उसको सुंदर बनाने के लिए, हुँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजक बनाने के लिए, बिना उससे कोई छेड़छाड़ किए, हुँ, बिना उसकी किसी भी मर्यादा को तोड़े हुए, हुँ, वो कैसे मैं दिखाऊँ उसकी सारी चीज़ों को मैंने इसमें, और ये अपने आप में पहली और बिल्कुल अलग तरीके की किस्म की फ़िल्म होगी, क्योंकि मेरे पीछे इसकी मेरे पीछे मैंने एक और रिसर्च की है कि कुछ एक कुल-जमा फ़िल्में हैं जिनमें रामलीला को बहुत ही ग्लॉसी, बहुत ही एक अलग दुनिया की चीज़ बनाते हुए दिखाया गया है। वो उनकी फ़िल्म की कहानी की ज़रूरत रही होगी, हुँ, जो उन्हें दिखाना था, वो उनकी फ़िल्म का ट्रीटमेंट रहा होगा। लेकिन मैंने इसमें सिनेमा का और जो रामलीला, एक्चुअल रामलीला का जो संगम किया है, हुँ। वो पहली बार होगा पर्दे पे। अभी देखी थी एक रामलीला मूवी आई थी बहुत पहले, उसमें नाम तो रामलीला का था लेकिन अंदर कुछ और ही था। हाँ, वो तो कभी-कभार उनकी ऐसा भी होता है, तो इससे लोगों को डर भी बहुत होता है। आजकल की ऐसा मूवी बहुत आ गई है डायरेक्टर साहब कि हाँ, दिखाया जाता है ट्रेलर में कि बहुत ही शानदार है, हमारी भावनाओं को एकदम उजागर कर देगी, लेकिन जब जाते हैं तो एकदम ऐसा डिसअपॉइंट होके आ जाते हैं कि ये क्या हो गया? हाँ, ऐसा डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगता है कि हुँ, फिंगर्स क्रॉस्ड हुँ, कि ये मेरी फ़िल्म में नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस मर्यादा का पालन किया है कि मंच पर या मंच का पर हुँ, जिस स्वरूप में भगवान हुँ, के वो हैं सारे कलाकार, हुँ। ऐसी कोई हरकत ना करें, जिससे कि किसी को मेरा ठेस एक सवाल पहुँचे। आपसे ये है कि जो बॉलीवुड है वो अपॉर्चुनिस्ट बहुत रहता है। मतलब आप देखोगे कि अपने हिसाब से जैसे मंदिरों में भी चले जाएँगे, अपने हिसाब से इधर-उधर चले जाएँगे। अगर उनको मूवी मिल रही है आध्यात्मिक वाली, सनातन वाली तो वो वैसे हो जाते हैं, अगर उनको उस तरीके की मूवी मिल रही है तो वैसे हो जाते हैं। अपॉर्चुनिस्ट बहुत है। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आप धर्म से खुद कितने जुड़े हुए हो? या क्योंकि एक्चुअल में समाज में ऐसा हो गया है कि अपने फ़ायदे के लिए हर व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। देखिए तो ये आपके लिए एज़ अ डायरेक्टर ये फ़ायदे से ज़्यादा कितना आपके धार्मिक नज़रिए से आपके लिए ज़रूरी है? मेरा ये मानना है कि देखिए बॉलीवुड में अपॉर्चुनिस्ट या हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री या इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में ये कहना कि सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये बहुत ही गलत होगा। हर कोई ये एक तरीके का अपना पब्लिसिटी का तरीका होता है, जन-जन तक अपनी फ़िल्म को पहुँचाना होता है। हर फ़िल्म का जो सब्जेक्ट होता है, उसके पीछे उसका अपना एक विश्वास होता है पूरी टीम का। हुँ, जिस वक़्त वो टीम उस फ़िल्म के प्रमोशन में या उसको स्प्रेड करने में लगी है, उस पूरे विश्वास के साथ हुँ, उसके साथ जुड़ी होती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। रही बात कि मेरी फ़िल्म रामलीला पे है या रामायण के हुँ, पर आधारित रामलीला पे करने वाले सारे कलाकारों की ज़िंदगी पर है, हुँ, तो अब मैं तो नहीं जा रहा हूँ मंदिर, मुझे जाना होता है, तो मैं पर्सनली जाता हूँ, ना मेरे पास टाइम है, ये मेरा अपना कॉल है। हुँ, और लेकिन जो कर रहे हैं, मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि वो जो कर रहे हैं, वो गलत है। हुँ, उनका अपना तरीका है करने का। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस वक़्त वो जो वो कर रहे होते हैं, वो उनके सब्जेक्ट, उनकी कहानी को लेकर के पूरी ईमानदारी होती है। वो कितना सही है और कितना गलत है, ये पिक्चर में आने के बाद रिलीज़ होता है। क्योंकि सिनेमा या कोई भी फ़िल्म, एक इंसान की आँखों का विज़न, उसका एक विज़न होता है, हुँ, उससे बनता है। तो उसके लिए हम पूरे बॉलीवुड को या पूरी इंडस्ट्री को या जो कलाकार उसमें काम कर रहे हैं, जो टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, उनको हम ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कि अगर इस फ़िल्म को ये फ़िल्म किसी की भावना को ठेस पहुँचाती है, तो इस कहानी को मैंने सोचा है। जहाँ से इंस्पायर होके सोचा है, तो उसका ज़िम्मेदार मैं रहूँगा। हुँ, अगर इस फ़िल्म को कोई तारीफ़ करता है या इसको शाबाशी देता है, तो उसकी भी ज़िम्मेदारी मेरी ही होगी, वो मुझे हुँ, ही मिलेगी। तो एक तरीके से हुँ। अगर कॉन्फिडेंटली मैंने बनाया है, तो उसका प्रेज़ मुझे मिलेगा उसके लिए भी, और अगर ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, तो उसे मुझे ही झेलना पड़ेगा। लेकिन एक्टर एक्ट्रेसेस को भी काफ़ी बैकलैश मिलता है अगर कुछ ऐसा उल्टा-सीधा होता है तो। क्योंकि डायरेक्शन, प्रोडक्शन की बात तो व्यक्ति बाद में आता है, बट जो चेहरे दिख रहे हैं, उन पे ज़्यादा बैकलैश होता है। हाँ, वो तो अब ज़ाहिर-सी हुँ, बात है कि जो पर्दे पर दिख रहा है, हुँ, लोग तो उसी में देखिए, एक इंसान जो टिकट लेके
200 रुपए की 100 रुपए की खरीदता है ना, वो उस वक्त मान चुका होता है कि वो जो देखने जा रहा है वो उस इंसान को नहीं देखने जा रहा है जिसको वो पेपर में छपते हैं, टीवी पे देखता है, इंटरव्यू देते हैं, वो देखने जा रहा है जो उसका बताया गया रमेश नाम है, रतन नाम है, ये फलाने का नाम शहनशाह है, ये ढिमकने का नाम भोला है, या इसका नाम वो मान के जाता है, वो उस पूरे विश्वास के साथ जाता है। मंडली बनाने में, मूवी को बनाने में आपको कितना समय लगा? कितने समय में बन के देखिए, हर फिल्म जो होती है बन के रिलीज होती है, उतना ही समय एक जो उसका बनना, उसका पूरा तैयार होना, मार्केटिंग का प्रोसेस, फिर उसके पोस्ट प्रोडक्शन, उसके पहले जो चीज़ें होती हैं, वो किसी भी फिल्म में नॉर्मल, चाहे आप बड़ी फिल्म हो, चाहे छोटी फिल्म हो, किसी भी बजट की हो, किसी भी कोई भी एक्टर हो, नए हो, बड़े हो, वो हमेशा 1 साल से 1.5 साल के बीच का प्रोसेस होता है। एज अ डायरेक्टर ऐसी क्या चीज़ थी जो बहुत आसानी से हो गई, और कोई ऐसी क्या चीज़ थी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो? मतलब ऐसे आपने कुछ सोचा हो कि ये चीज़ तो आपने सोचा ही ना हो कि इतनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और कोई ऐसी चीज़ ऐसी जो बहुत आसानी से होगी जिसको आप पहले सोचे गए थे कि इसमें बड़ा समय लग सकता है इस मूवी के दौरान, शूट के दौरान? आसान मेरे लिए पूरी फिल्म रही। सबसे आसान चीज़ जो थी मेरे लिए, मेरा जो मुझे टफ कॉल होता है अक्सर किसी भी राइटर के लिए, डायरेक्टर के लिए, वो होता है प्रोड्यूसर को कन्विंस करना। एंड इस मामले में मैं लकी हूँ कि प्रशांत कुमार गुप्ता जी और उनके जो सहयोगी सब, गीतिका गुप्ता जी और नीतू सबरवाल जी, मुझे मतलब ये मैं लक मानूंगा अपना कि मैंने एक बार उनको कहानी सुनाई। उनको मैंने 10-15 कहानियां सुनाई थी, और मेरा सबसे पहले मन था कि यार कि ये कहानी मैं बनाऊं, और उन्होंने इसी पे उंगली रख दी। और इस फिल्म को जो कि बहुत टफ होता है इस इंडस्ट्री में, किसी भी कहानी के लिए किसी प्रोड्यूसर को कन्विंस करके उसको साथ में ये करके लाना कि भैया इतने करोड़ डाल दो और पिक्चर बनाओ। बट उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिया इस पिक्चर को, और आज ये पिक्चर अगर सिल्वर स्क्रीन पे आने जा रही है, तो क्रेडिट गोज टू रेल्टिक पिक्चर्स एंड प्रशांत गुप्ता एंड गीतिका जी एंड नीतू जी। तो ये मुझे लगता है सबसे आसानी से हो गई। और जो सबसे मुश्किल काम जो अनएक्सपेक्टेड था, वो मुझे लगता है कि जो मुझे लग रहा था कि आसान होगा, वो मुझे लगता है कि सेंसर डिपार्टमेंट है। ओके। वो जो मैं अभी भी इस समय बात करते हुए उसके बारे में सोच रहा हूँ कि मेरी ट्रेलर का सेंसर क्यों नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा था ये तो हो जाएगा, क्योंकि पिक्चर को मेरी पूरी यूए दे दिया, और फिर उसको ट्रेलर को कह रहे हैं कि रुक जाओ अभी पेंडिंग है, क्या प्रॉब्लम है, ना बता रहे ना कुछ। तो मुझे लगता है कि दीज 2 पार्ट्स, कि जहां पर मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल होनी चाहिए थी, वो तो यूं हो गया, पिक्चर बन गई, सब कुछ हो गया, और बिल्कुल हाथ ही निकल गया पूंछ पे आकर के उन लोगों ने मुझे ये कर दिया। मूवी के दौरान जब डायरेक्शन शूट चल रहा था तो माहौल कैसा था? मतलब एज अ डायरेक्टर आप क्या महसूस कर रहे थे, क्योंकि आपने बहुत सारी मूवी डायरेक्ट करी है? हाँ, ये तीसरी मूवी है मेरी। बट ये मूवी डायरेक्ट करते हुए कुछ अलग माहौल था कैसा जब शूट हो रहा था? कुछ ऐसा हर जिस प्रकार की मूवी है, जिस पे बेस्ड है वो मूवी? हाँ, ये जिस तरीके की मूवी के लिए तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि मैं खुद एक्टर हूँ, तो एक्टर के साथ कम्युनिकेट करना मेरे लिए बहुत आसान होता है, जो कि मज़ेदार प्रोसेस होता है। और ग्रेजुअली जितने एक्टर्स जुड़े, वो सारे उस कहानी के साथ जुड़ते गए, तो शूट पे तो पूरा मज़ा रहा। तो पहली फिल्म के बाद दूसरी फिल्म बनाना, तीसरी फिल्म बनाना, तो जो एक काम को करते वक्त, कि कोई एक पेंटर जो होता है या जो सिंगर का सीख रहा होता है, या अगर वो प्रोफेशनली गा भी रहा है, तो जब वो पहला गाना गाता है अपने जीवन का, और उसके बाद जब वो 10वां गाना गाता है अपने जीवन का, तो उसके बाद जो उसके गायन में या उसकी सुर में जो निखार आता जाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। अगर कोई मेरी तीनों फिल्में देखे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पिछली फिल्में कमजोर थी या कुछ था, लेकिन आपको हाँ एज ए डायरेक्टर कि आप खुद वो महसूस कर सकते हैं कि एक्चुअली वो जो मेरे काम का, कि मुझे पता होता है कि जो एक पहले में आप फिल्म में कॉन्शियस होते हैं क्योंकि आपको पहली बार मिली होती है, आप हर चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कि कहीं कुछ ये ना हो जाए। सेकंड में आपको लगता है कि हाँ मुझे सब मिल गया है। तीसरे में ऐसा होता है हाँ ठीक है, आप ऐसे बैठे होते और कर रहे होते, क्योंकि आपको पता होता है कि एक्चुअली मुझे क्या क्या एंगल्स संभालने हैं। तो दिस वाज द थर्ड वन, आई थिंक आई थिंक कि जो तीसरे में कहते हैं ना कि रूल ऑफ 3 करके एक राइटिंग में है, कि उसमें कि हर पंच 3 बार में वर्क करता है। एक सवाल ये रहेगा मेरा कि ये मूवी जो है वो एक तरीके से उस मुद्दे पर है जिस मुद्दे को लोग महसूस करते हैं, देखते हैं, परेशानी पता है, लेकिन कोई पहल नहीं करता उसको रोकने की, क्योंकि अगर पहल करी जाए तो ये चीज़ रोकने अपने आप में ही बंद हो सकती है। इस मुद्दे को ठीक करने के लिए, इस मुद्दे को समाज से जड़ से निकाल कर फेंकने के लिए, जिस प्रकार से मंडली में फैल चुकी है चीज़ें, जो बॉलीवुड है, जो आपकी मूवी है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है।
क्या आप ये मानते हो कि ये एक गेम चेंजर होने वाली है समाज के लिए? देखिए, अब होनी तो चाहिए, क्योंकि ये बड़ा चिकन एंड एग का वाला सवाल है, पहले मुर्गी की पहले मैंने ऐसी अंडा। मूवी एक्चुअल में मैंने अपने टाइम में मैंने आज तक कोई ऐसी मूवी देखी नहीं है जो इस तरीके के इशू पे आई है। हाँ, मतलब किसी ने। धर्म पर बहुत सारी मूवी बनी है, प्रभु राम पर बहुत सारी बनी है, हिस्ट्री पे बहुत सारी बनी है, करेक्ट। लेकिन इशू पे नहीं बनी। इस मुद्दे पे नहीं बनी। इस कॉज पे नहीं बनी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, अगर देखा जाए करेक्ट। तो मुझे ऐसा मानना है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि यूथ जो है वो मूवी देखने जाएगा तो उसको कुछ होना चाहिए कि उनके लिए क्या जरूरी है और उनके लिए क्या सीख है इससे? उनके लिए सबसे बड़ी सीख, चाहे वो यूथ हो चाहे किसी भी उम्र हम्म। का हो, कि जो भी रामलीला देखने जा रहा हो, उसके लिए मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी चीज होगी कि जिस वक्त कहीं भी वो ये होता देखे, जिस तरीके के इशू को मैंने उठाया है, उसको लेकर के वो उसी समय ऑब्जेक्शन करे। ये ठीक उस तरीके की चीज है कि अगर आपके सामने किसी ने पानी की पी करके बॉटल फेंक दी है, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा कि भाई कि पानी की बॉटल ऐसे मत फेंको, ये जमीन पे कचरा मत फेंको, उसके फेंकने की जगह वो डस्टबिन है। ये डांस देखने के लिए आप डांस बार जा सकते हो, यहीं क्यों मंच पे? तो उसके लिए वो ऑब्जेक्शन करें और वो बताएं और उस चीज को समझें कि कि वो एक्चुअली वो जो दोहे चौपाई या जो चीज हमारे लिए बनी है, जो हम तक पहुंचना चाहती हैं, जो पहुंचाने और जो करवा रहे हैं, उनके खिलाफ वो ऑब्जेक्शन उठाएं। अगर ऐसा गेम चेंजर या इस तरीके की चीज मैं पहुंचा सका या किसी के एक इंसान के अंदर भी ये बात मैं पैदा कर सका, तो मेरे ख्याल से आपकी इसी बात से एक लास्ट सवाल मैं करूंगा। जो लोग, आपने बोला कि अगर ऐसा कुछ समाज में गलत दिखता है तो आपको उसका खुलकर विरोध करना चाहिए, उस चीज को होने से रोकना चाहिए। करेक्ट। लेकिन एक तबका समाज में ऐसा भी है जो लोगों को टारगेट करता है अगर वो इस चीज का विरोध करते हैं। तो हमने कई बार देखा है कोई गलत चीज का विरोध करने जाते हैं तो उन लोगों को जो विरोध कर रहे हैं उन्हीं लोगों को गलत पोर्ट्रे कर दिया जाता है कि ये असामाजिक लोग हैं, ये समाज के अंदर दंगा फसाद फैला रहे हैं। तो मुझे ये जानना है कि इस समाज के लिए बहुत जरूरी है, युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा हर तरीके के विचारों से मिलता है। आज आपके विचार मिले, युवाओं को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसे कई विचार हैं जो इस चीज को गलत मानते हैं कि आप समाज में चल रहा है, जब लोगों को प्रॉब्लम परेशानी नहीं है तो आप लोगों कौन होते हो परेशान करने वाले, आप भी बीच में आ रहे हो, अपने काम से मतलब रखो। तो ऐसे में युवाओं को क्या करना चाहिए जब उनको ऐसी चीजें सामने होती हुई नजर आती है? तो उनको इसके लिए ये पता करना पड़ेगा कि जिस बात को गलत कहा जा रहा है वो क्यों कहा जा रहा है, इसको समझें। जो चीज़ लिखी गई है या जो चीज़ की जा रही है बरसों से, कई सैकड़ों सालों से, वो जो चीज़ हो रही है उसको इस तरीके से जो खराब किया जा रहा है, वो चीज़ नहीं है उसमें शामिल, उस किताब में या पूरे उस रामायण में जो जिस पे ये खेली जा रही है, तो उसके बारे में वो जाने कि क्यों गलत कहा जा रहा है। और बाकी तो ये है कि जो बुरा अच्छे को काम करने वाले को जो बुरा कहते हैं, ये तो शुरू से चलन रहा है कि अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो उसका विरोध करने वाले आएंगे ही आएंगे। ये है और ये होता रहेगा। मेरा अंत का आखिरी सवाल ये है कर लीजिए कि मूवी जो आपका ट्रेलर देखेगा व्यक्ति, आपकी मूवी में ऐसा कोई मेन लीड एक्टर नहीं है, कोई ऐसा मतलब मेन हीरो हीरोइन नहीं, जिसके, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो चेहरे को देख के बहुत ज्यादा वो रहते हैं कि अच्छा इसमें ये है, कलाकार है तो हमें जाना चाहिए मूवी देखने, भले मूवी कैसी भी है। मुझे ये जानना है कि अगर आपकी मूवी जो व्यक्ति ट्रेलर देख रहा है और उसको समझ आ रहा है कि किस कॉन्सेप्ट में बनी है, तो वो आपकी मूवी देखने क्यों जाए और आप क्या आश्वासन देते हो कि वो निराश होकर नहीं जाएगा? उसको जो हमारी मूवी देखने जाएगा, आपसे आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, किसी को ट्रेलर दिखा करके पूछेगा क्या ये मूवी देखने जाओगे, ये मेरी गारंटी है, वो बोलेगा हाँ यार देखी जा सकती है फिल्म। ये तो जरूर आएगा। वो देखने जाएगा या नहीं जाएगा ये मुझे पता नहीं। अब वो क्यों देखने जाना चाहिए उसकी बात मैं बताता हूँ। पहली बात कि ऐसा कंटेंट पहली बार आ रहा है। दूसरी बात, जो मनोरंजन चाहिए होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस तरीके का मनोरंजन जिसका हम विरोध कर रहे हैं वही पर्दे पे दिखा रहे हैं, नहीं। वो जो सिनेमा के तरीके से जो बात कही जानी चाहिए इस नए बिल्कुल एक इनोवेटिव सब्जेक्ट को, वो उसको मिलेगा। और चूंकि मेरी फिल्म में जितनी मैंने अभी तक बनाई या बनाता रहा हूं या जो आगे भी बना रहा हूं, मेरी फिल्मों की कहानियां हीरो होते हैं। कहानियां जो होती हैं वो मेन हीरो होती हैं। आपको कभी भी मेरी किसी फिल्म में कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें आपको देखने के बाद लगे कि यार इसमें ये होता तो ऐसा हो जाता, ये क्यों नहीं। आपको लगेगा ये जो था इसी के लिए था, दूसरा और कोई नहीं था इसके लिए। तो ये कुछ एक चीजें हैं। और दूसरी बात, जो सबसे अहम बात कि जो इस फिल्म की बड़ी मैं कहूँगा यूएसपी है कि जो आज तक वो मंच पे देखते आए हैं और अगर उनको वो पसंद है, जिनको ये पसंद है, जो लोग हैं, उसको बड़े स्क्रीन पे एक सपनीली दुनिया के साथ, उस ट्रीटमेंट के साथ देखें और उस पे प्राउड फील करें।
क्योंकि मैं उन लोगों को प्राउड फील कराना चाह रहा हूँ जो इस पे विश्वास रखते हैं, जो अपने धर्म और अपनी जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं। संस्कृति पे, धर्म पे जो विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि उसकी मर्यादा को हमेशा कायम रखा जाए, मैं उस पे उनको प्राउड फील कराना चाह रहा हूँ। और मजेदार बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो ये रामलीला जिस बुक पे, जिस किताब पे खेली जाती है, वो हिंदुस्तानी भाषा में लिखी हुई है, हिंदी उर्दू मिक्स। हिंदी उर्दू मिक्स किताब वो है, और नेपाल के जो राइटर हैं उन्होंने लिखी है, जिस पे पूरे भारत में उसी किताब से सैकड़ों सालों, कई सालों से खेली जा रही है। और लोगों को लगता है कि जो वो सुन रहे हैं वो शुद्ध हिंदी है या शुद्ध संस्कृत है। नहीं, जैसे हमारी फिल्म का जो एक ट्रेलर में डायलॉग है, एक संवाद है कि अच्छाई का बुराई पर अब डंका बजने वाला है, वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। तो अब रखवाला शब्द तो उर्दू है, तो इसलिए वो इतनी अच्छी और सुंदर तरीके से लिखी गई कि अगर आप पढ़ लें उस रामायण को, तो आपको इतना जोश आ जाएगा कि आपको लगेगा कि यार चलो यार हम खुद करें इसको। सो दीज आर द यूनिक पॉइंट्स ऑफ माय फिल्म। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राकेश जी। और मैं सच में पर्सनली चाहता हूँ कि इस विषय, जैसे आपने ये विषय उठाया है, क्योंकि विषय बहुत कम लोग उठाते हैं, जो प्रॉब्लम्स है ना उन पर बात करना बहुत कम लोग चाहते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि कंट्रोवर्सी में फंस जाएंगे, सबको लगता है कि विवादित हो जाएगी, इससे बढ़िया कोई एंटरटेनमेंट बना लेते हैं, एडल्ट मूवी बना लेते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं उन लोगों के लिए मेरे दिल में अलग ही रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि मैं खुद प्रॉब्लम्स पे ही बात करता हूँ। तो मैं आपको पहले तो शुभकामनाएं, और आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी इस प्रकार के सामाजिक जो इश्यूज है, धार्मिक जो इश्यूज है, उन पर ऐसी मूवीज और निकालें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं बिल्कुल कोशिश रहेगी कि आगे भी जो मेरे कंटेंट आए वो अलग अलग इश्यूज को लेकर के काम करूँ मैं उस पर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सार्थक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।